टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम जो एक सदी से भी ज्यादा समय से इंडियन इंडस्ट्री में भरोसे और स्थिरता का पर्याय रहा है, आज खुद को एक गंभीर बोर्डरूम कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ पाता है। यह सिर्फ अधिकारियों के बीच एक मामूली असहमति नहीं है, यह लीडरशिप, गवर्नेंस और कॉन्ग्लोमरेट की आत्मा को लेकर एक फंडामेंटल टकराव है। इस विवाद के बीज शक्तिशाली टाटा ट्रस्ट्स के भीतर बोए गए थे, जो ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% की कमांडिंग हिस्सेदारी रखते हैं। मौजूदा उथल-पुथल तब सार्वजनिक रूप से सामने आने लगी जब प्रमुख बोर्ड नियुक्तियों अपॉइंटमेंट्स को लेकर असहमति हुई, जिससे ट्रस्टियों के बीच गहरे मतभेद सामने आए, जिन्हें टाटा विरासत का संरक्षक माना जाता है। इसके मूल में यह एक ऐसे साम्राज्य के नियंत्रण और भविष्य की दिशा के लिए एक लड़ाई है जो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक फैला हुआ है। यह कॉन्फ्लिक्ट ट्रस्टियों की फिर से नियुक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया, एक प्रक्रिया जिसे आदर्श रूप से नियमित होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय एक युद्ध का मैदान बन गया है। उदाहरण के लिए, विजय सिंह को टाटा सन्स बोर्ड में फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव का ट्रस्टियों के एक गुट ने कड़ा विरोध किया। इस समूह, जिसमें कथित तौर पर महली मिस्त्री भी शामिल थे, ने विस्तार के खिलाफ तर्क दिया, जिससे आम सहमति में कमी का संकेत मिला। महली मिस्त्री को खुद टाटा ट्रस्ट्स बोर्ड में एक सीट के लिए नामित किए जाने का भी विरोध हुआ, जिसका नेतृत्व ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा ने किया। डिसयूनिटी के इस सार्वजनिक प्रदर्शन ने बोर्ड में एक महत्वपूर्ण सीट खाली छोड़ दी है और ग्रुप के सबसे ऊपरी एचलॉन्स में चल रही दरारों को उजागर किया है। यह पहली बार नहीं है जब ग्रुप को इस तरह के लीडरशिप संकट का सामना करना पड़ा है। कई लोगों को 2016 में साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने की कड़वी घटना याद होगी, एक ऐसा गाथा जो सालों तक अदालतों और बोर्डरूम में चला। हालांकि मौजूदा स्थिति अलग महसूस होती है, जबकि प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक प्रदर्शन और प्रबंधन शैलियों के टकराव पर केंद्रित था। आज का विवाद गवर्नेंस स्ट्रक्चर पर प्रहार करता है, जो ग्रुप को एक साथ रखता है। ट्रस्टी सिर्फ इस बात पर विभाजित नहीं है कि किसे नेतृत्व करना चाहिए, बल्कि इस बात पर भी कि ट्रस्ट्स को टाटा सन्स के ऑपरेशनल डिसीजंस पर कितनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे लंबे समय से स्थापित कमांड और अथॉरिटी की श्रृंखला पर सवाल उठते हैं। यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भाषा में लिपटा एक क्लासिक पावर स्ट्रगल है। यह तनाव ग्रुप के भविष्य के लिए दो मौलिक रूप से अलग विजन्स को उजागर करता है। एक गुट जो अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ट्रस्ट्स की टाटा सन्स पर कड़ी पकड़ बनाए रखना चाहता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि फिलैंथ्रोपिक ऑब्जेक्टिव्स कमर्शियल एंटरप्राइज को आगे बढ़ाते रहें। दूसरा खेमा टाटा सन्स के प्रोफेशनल मैनेजमेंट को आधुनिक ग्लोबल मार्केट की जटिलताओं को कांस्टेंट ओवरसाइट के बिना नेविगेट करने के लिए अधिक ऑटोनॉमी देने के पक्ष में प्रतीत होता है। इस आइडियोलॉजिकल स्प्लिट ने नियमित निर्णयों को लंबी बातचीत में बदल दिया है, जिससे ऐसे समय में पैरालिसिस की भावना पैदा हो गई है, जब ग्रुप को महत्वपूर्ण व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एयर इंडिया का टर्न अराउंड और डिजिटल क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा शामिल है। महीनों से इकट्ठा हो रहा तूफान अब टूट रहा है। इस आंतरिक कलह में एक महत्वपूर्ण परत टाटा सन्स के संभावित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) का लूमिंग सवाल है। इसका प्राथमिक कारण शापूरजी पलोंजी ग्रुप है, जो होल्डिंग कंपनी में 18.4% हिस्सेदारी रखता है। कर्ज से दबे एसपी ग्रुप ने अपने दशकों पुराने निवेश के मूल्य को अनलॉक करने और एक व्यवहार्य निकास मार्ग खोजने के तरीके के रूप में सार्वजनिक लिस्टिंग की वकालत की है। उनके लिए एक आईपीओ एक वित्तीय आवश्यकता है, अपनी होल्डिंग्स को मोनेटाइज करने और अपने दायित्वों को निपटाने का एक तरीका है। हालांकि यह मांग टाटा ट्रस्ट्स के भीतर प्रिवेलिंग सेंटिमेंट के सीधे विपरीत है, जिससे एक और बड़ा विवाद पैदा हो गया है। अधिकांश ट्रस्टियों के लिए टाटा सन्स को सार्वजनिक करने का विचार बहुत अनसेटलिंग है। उनकी प्राथमिक चिंता यह है कि एक स्टॉक मार्केट लिस्टिंग से ग्रुप पर ट्रस्ट्स का नियंत्रण कम हो जाएगा। उन्हें डर है कि तिमाही आय के दबावों और सार्वजनिक शेयरधारकों की मांगों का जवाब देने की आवश्यकता से ग्रुप के लॉन्ग टर्म
पेशेंट दृष्टिकोण और उसके गहरे फिलैंथ्रोपिक मिशन से समझौता होगा। एक सार्वजनिक लिस्टिंग से स्टेक होल्डर्स का एक नया सेट पेश होगा जिनके हित मुख्य रूप से शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टाटा ईथोस के साथ अलाइन नहीं हो सकते हैं। यह रेजिस्टेंस सिर्फ नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह एक यूनिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को संरक्षित करने के बारे में है, जहां एक चैरिटेबल ट्रस्ट एक विशाल कमर्शियल एंटरप्राइज का मेजॉरिटी ओनर है। इसलिए आईपीओ को लेकर विवाद टाटा ग्रुप की आत्मा के लिए एक प्रॉक्सी वॉर है। एक तरफ आपके पास एसपी ग्रुप का फाइनेंशियल प्रैग्मेटिज्म है, जो अपनी हिस्सेदारी को एक मूल्यवान एसेट के रूप में देखता है जिसे लिक्विडेट करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ आपके पास टाटा विरासत के संरक्षक हैं, जो टाटा सन्स के अनलिस्टेड नेचर को एक मुख्य शक्ति के रूप में देखते हैं, जो इसे बाजार की विंड से बचाता है। इससे एक स्टेलमेट की स्थिति पैदा हो गई है, जबकि एसपी ग्रुप के लिए संभावित पार्ट एग्जिट के बारे में चर्चा चल रही है। एक पूर्ण विकसित आईपीओ फिलहाल ऑफ द टेबल लग रहा है, जिससे एसपी ग्रुप एक मुश्किल स्थिति में है और बोर्ड रूम के भीतर समग्र तनाव बढ़ रहा है। यह लड़ाई इस कॉर्पोरेट कहानी के दो फाउंडिंग फैमिलीज टाटा एंड मिस्ट्री के बीच के जटिल संबंध को भी स्पॉटलाइट में लाती है। पीढ़ियों से उनकी साझेदारी ग्रुप की स्थिरता का एक आधारशिला थी। हालांकि साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद से वह संबंध टूट गया है। एसपी ग्रुप द्वारा आईपीओ के लिए दबाव को टाटा खेमे में कुछ लोग अपने हाथ मजबूर करने की चाल के रूप में देखते हैं, जबकि एसपी ग्रुप को शायद लगता है कि एक महत्वपूर्ण माइनॉरिटी शेयर होल्डर के रूप में उसके अधिकारों को अनदेखा किया जा रहा है। आईपीओ और एसपी ग्रुप की हिस्सेदारी पर यह गतिरोध सिर्फ एक वित्तीय विवाद नहीं है, यह एक हिस्टोरिक अलायंस का दुर्भाग्यपूर्ण अनरैवलिंग है, जिसके ग्रुप के भविष्य के स्वामित्व और नियंत्रण के लिए गहरे निहितार्थ हैं। मौजूदा अस्थिरता का अधिकांश हिस्सा रतन टाटा के ग्रुप के सक्रिय डे टू डे ओवरसाइट से धीरे धीरे हटने के बाद की बदलती पावर डायनामिक्स से जुड़ा है। दशकों तक श्री टाटा अनडिस्प्यूटेड पेट्रियार्क थे। किसी भी बड़े फैसले पर अंतिम शब्द उन्हीं का होता था। उनकी मॉरल अथॉरिटी और टावरिंग प्रेजेंस एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में कार्य करती थी, जो कॉन्ग्लोमरेट के भीतर विविध हितों को एक साथ रखती थी। चेयरमैन पद से हटने के बाद भी ट्रस्ट्स के चेयरमैन एमेरिटस के रूप में उनका प्रभाव बहुत बड़ा रहा, जिसने टर्बुलेंट टाइम्स में एक स्थिर हाथ प्रदान किया। हालांकि 2024 में उनके निधन ने एक युग का निश्चित अंत किया और एक पावर वैक्यूम पैदा किया, जिसे भरना मुश्किल साबित हुआ है। रतन टाटा के गाइडिंग इन्फ्लुएंस के चले जाने से उनके द्वारा बनाए गए सत्ता के नाजुक संतुलन में बाधा आई है। नोएल टाटा, जिन्होंने टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन का पद संभाला, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उनके पास अपने पूर्ववर्ती के समान अनक्वेश्चन्ड अथॉरिटी नहीं है। इसने ट्रस्ट्स के भीतर विभिन्न गुटों के लिए अपना प्रभाव असर्टिंग करने और स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने का द्वार खोल दिया है। बोर्ड नियुक्तियों और रणनीतिक दिशा पर असहमति इस बड़े लीडरशिप ट्रांजिशन के लक्षण हैं। विवादों को मध्यस्थता करने और आम सहमति बनाने के लिए एक एकल प्रभावी व्यक्ति के बिना ट्रस्ट्स और टाटा सन्स के बीच अंडरलाइंग टेंशन सामने आ गए हैं, जिससे शांत असहमति सार्वजनिक झगड़ों में बदल गई है। इस लीडरशिप वैक्यूम का गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी पर एक टैंजिबल इम्पैक्ट पड़ा है। असंतुष्ट ट्रस्टियों की मुख्य शिकायतों में से एक यह है कि टाटा सन्स ने एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश के लिए ट्रस्ट से अनिवार्य पूर्व अनुमोदन नहीं मांगा है, जो कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए निर्धारित है। यह संचार में कमी और ट्रस्ट्स की ओवरसाइट शक्तियों के कथित क्षरण का सुझाव देता है। इस तरह की प्रक्रियात्मक चूक, चाहे जानबूझकर हो या नहीं, अविश्वास पैदा करती है और इस बात को बढ़ावा देती है कि टाटा सन्स में प्रोफेशनल मैनेजमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को किनारे करने की कोशिश कर रहा है। गवर्नेंस प्रोटोकॉल्स पर स्पष्टता की यह कमी अब ग्रुप के भीतर अकाउंटेबिलिटी के बारे में गंभीर सवाल उठा रही है। इस पावर स्ट्रगल के परिणाम कॉन्ग्लोमरेट्स ऑपरेशंस में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। बोर्ड रूम ड्रामा जून 2025 में एयर इंडिया के दुखद दुर्घटना और जैगुआर लैंड रोवर पर
एक बड़े साइबर अटैक सहित कई महत्वपूर्ण व्यावसायिक चुनौतियों के साथ हुआ है। हालांकि ये स्टैंड अलोन क्राइसिस है, इंटरनल लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट निश्चित रूप से ग्रुप की निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को जटिल बनाता है। एक विभाजित बोर्ड स्पष्ट रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए संघर्ष करता है, जिससे निवेश, पुनर्गठन और भविष्य की विकास योजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी हो सकती है। शीर्ष पर एक मजबूत, यूनिफाइड लीडरशिप की अनुपस्थिति अनिश्चितता पैदा करती है, जो पूरे संगठन में फैल जाती है, जिससे मोराल और प्रदर्शन प्रभावित होता है। टाटा ग्रुप के भीतर चल रही उथल-पुथल सिर्फ एक आंतरिक मामला नहीं है। यह भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्सों के लिए एक महत्वपूर्ण लिटमस टेस्ट के रूप में कार्य करता है। ग्रुप को लंबे समय से नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के लिए एक बेंचमार्क के रूप में देखा गया है और मौजूदा संकट उस प्रतिष्ठा को गहन जांच के दायरे में लाता है। यह विवाद एक अद्वितीय स्वामित्व संरचना की अंतर्निहित जटिलताओं को उजागर करता है, जहां एक फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट एक कमर्शियल बिहीमत का मेजॉरिटी ओनर है। ग्रुप इस संघर्ष को कैसे नेविगेट करता है? ट्रस्ट्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के हितों को संतुलित करना पूरे भारतीय कॉर्पोरेट परिदृश्य के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करेगा। विशेष रूप से महत्वपूर्ण सरकार की भूमिका है, जो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। टाटा ग्रुप सिर्फ एक और कंपनी नहीं है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, जिसमें स्टील, बिजली, ऑटोमोटिव और प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। ग्रुप के भीतर किसी भी अस्थिरता के राष्ट्रीय निहितार्थ हैं। नोएल टाटा की वरिष्ठ गवर्नमेंटी मंत्रियों, जिनमें गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं, के साथ बैठक की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि नई दिल्ली स्थिति को कितनी गंभीरता से लेती है। सरकार की भूमिका नाजुक है, उसे स्थिरता सुनिश्चित करनी है, लेकिन एक निजी उद्यम के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जो ग्रुप के रणनीतिक महत्व को देखते हुए एक पतली रेखा है। अंततः यह संघर्ष कॉर्पोरेट लीडरशिप और संस्थागत नियंत्रण की प्रकृति के बारे में मौलिक प्रश्न सामने लाता है। क्या नेतृत्व में एक शक्तिशाली, दूरदर्शी नेता होना अधिक प्रभावी है, या गवर्नेंस को मजबूत, संस्थागत प्रक्रियाओं द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, जो एक व्यक्ति पर निर्भर किए बिना कार्य कर सके? ग्रुप में रतन टाटा के बाद का युग इस सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा है। मौजूदा संघर्ष बताते हैं कि जबकि मजबूत संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, एक यूनिफाइंग लीडरशिप फिगर की अनुपस्थिति अंतर्निहित कमजोरियों को उजागर कर सकती है। टाटा जैसे विशाल और जटिल ग्रुप के लिए कैरिज्मेटिक लीडरशिप और प्रक्रिया संचालित गवर्नेंस के बीच एक टिकाऊ संतुलन खोजना केंद्रीय चुनौती है। इस बोर्ड रूम युद्ध का समाधान कॉर्पोरेट भारत के भविष्य के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देगा। यदि टाटा ग्रुप अपने मतभेदों को पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से हल कर सकता है, गुड गवर्नेंस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर सकता है, तो यह मजबूत होकर उभरेगा और एक सकारात्मक मिसाल कायम करेगा। हालांकि एक लंबा और कड़वा संघर्ष 150 से अधिक वर्षों में बनी विरासत को धूमिल करने का जोखिम उठाता है। यह सुझाव देता है कि सबसे सम्मानित संस्थाएं भी पावर स्ट्रगल्स के प्रति कमजोर हो सकती हैं। स्टेक होल्डर्स, कर्मचारियों और व्यापक व्यावसायिक समुदाय के लिए उम्मीद है कि टाटा विरासत के संरक्षक अपने अतीत का सम्मान करने का एक तरीका खोजेंगे, जबकि इसके भविष्य को सुरक्षित करेंगे, यह साबित करते हुए कि सिद्धांत और मुनाफे वास्तव में कोएग्जिस्ट में हो सकते हैं।